हाय स्टूडेंट्स, के डी क्लासेस में आपका स्वागत है बेटे। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था बेटे आयनिक कंपाउंड के बारे में कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनके करैक्टर्स क्या होते हैं और कैसे हम उनकी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं बेटे, ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे किसके बारे में बेटे, मेटल्स के बारे में, कि मेटल्स को कैसे प्राप्त किया जाता है और मेटल्स प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है बेटा। मेटल के स्रोत क्या हैं। ठीक है बेटा। मेटल मतलब धातु। चलिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ बेटे, धातुओं के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो क्या है भैया, हमारी पृथ्वी है, मतलब अर्थ है, जिसे भूपट्टी के नाम से जाना जाता है बेटे। पृथ्वी की जो भूपट्टी होती है, मान लो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने चित्र की तरह ड्रॉ किया है। ये हमारी क्या है, पृथ्वी की क्या है, एक सतह है। ठीक है, जिसे भूपट्टी बोलते हैं। ठीक है बेटा। इस भूपट्टी से ही हमें क्या प्राप्त होती है बेटे, धातु प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है धातु का जो मुख्य स्रोत माना जाता है वो किसको माना जाता है बेटे, भूपट्टी को माना जाता है। ठीक है, समझ के चलेंगे अच्छे से। ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भूपट्टी के अंदर क्या हो सकते हैं, कुछ प्राकृतिक तत्व भी होते हैं बेटे। प्राकृतिक तत्व के साथ साथ हमें पता है बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक दिस, मिट्टी भी, कंकड़ भी, पत्थर, रेत, ठीक है ना, खनिज, और क्या, अयस्क, बहुत सारी चीजें किसमें होती हैं, पृथ्वी की भूपट्टी में होती हैं। ठीक है बेटा। अर्थ क्रस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाली क्या होते हैं बेटे, तत्व या यौगिक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है बेटे, खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटे, खनिज कहा जाता है। और याद रखना, जिस खनिज में कोई विशेष धातु मुख्य रूप से क्या हो, उपस्थित हो या ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो, और जिसको प्राप्त करना क्या हो बेटे, लाभकारी हो, मतलब जिसको प्राप्त करने के बाद हम उससे लाभ कमा सकें, पैसा कमा सकें, ठीक है बेटा, या फिर उद्योग चला सकें, वही हमारी क्या कहलाती है बेटे, अयस्क कहलाती है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर डिफाइन भी मैंने किया है कि भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं बेटे, खनिज कहते हैं। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर खनिज क्या बना लेंगे, हेडिंग बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटे, खनिज की एक हेडिंग बना लेंगे, और हेडिंग बनाकर तब इसको स्केच बनाकर मतलब क्या करेंगे, नोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है नोट में, जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में उपस्थित रहती है, क्या कहलाती है बेटे, अयस्क कहलाती है। तो इसमें भी स्केच बना लेंगे आप लोग। क्या बेटे, हमारी स्केच होगी ये अयस्क। क्या होगी बेटे, अयस्क। चलिए अयस्क, इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ बेटे, जो हमारी भूपट्टी होती है बेटे, देखो जो हमारे पास धातुएं होती हैं बेटे, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, या फिर मैं आयरन की बात करूं, ठीक है बेटा। तो ये जो धातुएं होती हैं, आप लोग देखते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा धातुओं के सामान होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर धातुओं की खान है, हाँ है, मतलब कुछ धातु ऐसी हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है बेटा। वो जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, उन धातुओं की जो अयस्क होती हैं वे बिल्कुल फ्री होती हैं। ठीक है, उन्हें डायरेक्ट खान से सीधा निकाला जा सकता है। लेकिन कुछ अयस्क ऐसी होती हैं जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, मतलब कुछ तत्व ऐसे हैं जो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब संयुक्त अवस्था में पाए जाएंगे तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, खनन करना पड़ेगा मृदा का, और खानों से हमें उसकी अयस्कों को निकालना पड़ता है, और उन अयस्कों से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी पड़ती है। ठीक है बेटा। और जब शुद्ध धातु का हम उपयोग सामान बनाने में करते हैं। ठीक है। तो ये बातें अक्सर कम समझ पाते हैं बच्चे, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा। तो भूपट्टी में मैंने कहा अभी क्या होते हैं भैया, अयस्क भी होते हैं, खनिज भी होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि खनिजों के अंदर जो हमारे पास अयस्क होती हैं, तो खनिज और अयस्क में एक डिफरेंट भी बन जाता है बेटे। क्या बन जाता है, अंतर भी बन जाता है। ध्यान रखना, खनिज के अंदर मिट्टी, रेत, बालू, धातु, कंकड़, पत्थर सब कुछ आता है। ठीक है बेटा। लेकिन अयस्क में क्या आता है बेटे, केवल अयस्क उसी धातु की होती है जो किसी भी खनिज में ज़्यादा मात्रा में होती है। तो मैं कह सकता हूँ सभी अयस्क क्या हो सकती हैं बेटे, खनिज हो सकती हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। ठीक है, याद रखना ये अंतर भी होता है खनिज और अयस्क में। चलिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं किसकी बेटे, कि भूपट्टी में जो हमें खनिज प्राप्त होते हैं, तो खनिज के अंदर जो मिट्टी, काल, मैंने बताया था भाई, मिट्टी, बालू के जो कण होते हैं उन्हें गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटे, गैंग कहा जाता है। तो जान लेते हैं बेटे किसके बारे में, गैंग के बारे में। गैंग, ठीक है बेटा। गैंग को अधात्री या मैट्रिक्स भी कह देते हैं बेटे। तो मैं कह सकता हूं खनिज में उपस्थित मिट्टी के कण, बालू,
पत्थर, कंकर आदि अपद्रव्य या शुद्धियाँ भी बोल सकते हैं, गैंग कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया हमारा भैया क्या, गैंग। ओके, अगर हम बात कर लेते हैं किसकी बेटे, गैंग की, तो गैंग हमारा क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही थी कि जो ऐस्क के अंदर मैं कह सकता हूँ या खनिजों में जो मिट्टी कंकड़ पत्थर होते हैं उन्हें गैंग बोल दिया। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ बेटे, ऐस्क जो होती है हमारी, ये ऐस्क जो होती है कई प्रकार से हो सकती हैं, लाइक दिस। ठीक है बेटा, अगर मैं नंबर 1 बात करता हूं, नंबर 1 ऑक्साइड ऐस्क, नंबर 2 सल्फाइड ऐस्क, और नंबर 3 कार्बोनेट ऐस्क, और क्लोराइड ऐस्क। चलिए भाई, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्या, पहले ये बता देते हैं हम ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट और क्लोराइड ऐस्क कैसे कौन कौन सी होती है। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करता हूं किसकी बेटे, हेमेटाइट, सूत्र होता है Fe2O3। ठीक है बेटा, दूसरी में बात कर लेता हूं बेटे, कॉपर, पाइराइट, सूत्र होता है CuFeS2। और तीसरी में कर लेता हूं बात बेटे, कॉपर ग्लांस, Cu2S। नेक्स्ट में बात कर लेता हूं किसकी बेटे, सीडेराइट, सूत्र होता है हमारा FeCO3। और नेक्स्ट में बात कर लेता हूं बेटे, हॉर्न सिल्वर, AgCl। ठीक है बेटा, तो आप लोग इनके कॉमन नेम तो ज़्यादातर जानते होंगे, याद है आपने पढ़ा है होगा, सिल्वर क्लोराइड, फेरस कार्बोनेट, क्यूप्रस सल्फाइड। ठीक है बेटा, या कॉपर फेरस सल्फाइड या आयरन ऑक्साइड। ठीक है बेटा, आप लोग इनके कॉमन नेम मतलब एक तरह से जानते हैं, बट लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं कि इनके दूसरे नाम भी होते हैं, वही दूसरे नाम यहाँ पर लिखे हैं। तो मैं कह सकता हूँ, पहला ही शब्द हमारा आया था बेटे, किसका बेटे, ऑक्साइड ऐस्क का। तो देखो इसमें ऑक्साइड आ रहा है, ये आ रहा ना, इसलिए इसे ऑक्साइड ऐस्क के नाम से जाना जाता है। अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ बेटे, सल्फाइड ऐस्क की, तो सल्फाइड ऐस्क में यहाँ देखो एस इसमें भी आ रहा है, एस इसमें भी आ रहा है, तो ये मेरी दोनों कौन सी कहलाएंगी, सल्फाइड ऐस्क। उसके बाद अगला आती है किसकी, हमारी कार्बोनेट ऐस्क की। तो बेटा इसमें देखो CO3 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये कार्बोनेट ऐस्क हो गई। इसमें देखो अगली क्या आती है, क्लोराइड ऐस्क, देखो इसमें Cl आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना, तो बेटे इसे कौन सी बोलेंगे हम, क्लोराइड ऐस्क। ठीक है, तो यहाँ से हमारी कौन सी भैया ऐस्क क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये अभी आएंगी फिर से दोबारा से, हम इनके सूत्र जान जाएंगे। कभी कभी होता क्या है कि बेटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कॉपर की 2 ऐस्क के नाम बताओ और सूत्र लिखो, इसलिए मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम किसकी बेटे, ये बात हमेशा याद रखेंगे, गोल्ड जानते हैं सभी, Au, Pt। ठीक है, धातु किसमें भैया, मुक्त अवस्था में, किसमें बेटे, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी बेटे, सिल्वर, Ag,
AU, सिल्वर सॉरी AgA, Cu, ठीक है। सिल्वर और कौन सी बेटे, कॉपर। ये ऐसी धातु हैं जो मुक्त एवं संयुक्त दोनों ही अवस्था में पाई जाती हैं, तो हम कह सकते हैं धातु मुक्त एवं संयुक्त दोनों ही अवस्था में, ठीक है बेटा, पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाता है, ऐसी कौन सी धातु है जो मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ऐसी कौन सी धातु है जो केवल मुक्त अवस्था में पाई जाती है, और वो कौन सी है बेटे, या तो गोल्ड होगी या फिर प्लेटिनियम होगी। तो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं बेटे किसके बारे में, कि अब हम लोग धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो अब हमें जानना है किसके बारे में बेटे, धातुओं के निष्कर्षण के बारे में। जो धातुओं का निष्कर्षण होता है वो किस टाइप से निष्कर्षण होता है वही हम जानेंगे, ठीक है बेटा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो धातुएं होती हैं ये आप तो तुम लोग जानते हो, सक्रियता श्रेणी तो आपने पढ़ी है बेटे, वही काका नाना कार मांगे एल्टो जाने, पंजाब हरियाणा क्यों हजारों किलोमीटर आगे आए, ठीक है बेटा। तो मैं कह सकता हूं इसमें जो मेरे पास क्या है, ये वाली जो धातु हैं ये कम क्रियाशील होती हैं, ठीक है बेटा। और अगर मैं Zn से Cu Zn यहाँ तक की बात करूं तो ये मध्यम क्रियाशील होती हैं और ये मेरी अधिक क्रियाशील होती हैं। तो ऊपर वाली जो है ये कैसी है मेरी बेटे, अधिक क्रियाशील, ठीक है बेटा। ये होती है मेरी मध्यम क्रियाशील, और बेटे ये मेरी आ जाती हैं कौन सी बेटे, निम्न क्रियाशील, बहुत ज्यादा कम। चलिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है बेटे, ये अधिक क्रियाशील धातु होती हैं। और इनको प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटे, अब यहाँ पर देखो एस्क यहाँ पर आई है मेरी, एस्क का जो सांद्रण होता है बेटे, पहली कंडीशन कहता है उच्च अभिक्रियाशील धातु का, दूसरा कहता है मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और तीसरे आते हैं हमारे निम्न अभिक्रियाशील धातु, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर दिखाया है अधिक क्रियाशील में कौन कौन से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो जो अधिक क्रियाशील धातु हैं अगर मुझे उनसे शुद्ध धातु प्राप्त करनी है तो याद रखना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, हम उनको क्या करेंगे, हम बेटे उनकी गलित धातु का क्या करेंगे, सीधा हम विद्युत अपघटन कर देंगे और उनसे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है बेटा। कैसे होंगी उसको भी मैं भी बता दूंगा, एक मिनट के थोड़ा। उसके बाद आता है हमारे मध्यम अभिक्रियाशील धातु बेटे। अब मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो होती हैं ये वाली, ये किस किस के रूप में पाई जाती हैं, सल्फाइड के रूप में भी पाई जाती हैं और कार्बोनेट एस्को के रूप में भी पाई जाती हैं। ध्यान रखना बेटे, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक में सारी तैयारी हो जाएगी और इसको ही फिर हम विस्तार में पढ़ लेंगे, पहले एक बार समझ लीजिएगा। तो कार्बोनेट एस्क और सल्फाइड एस्क, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। कार्बोनेट एस्क का हम करते हैं निस्तापन, क्या करते हैं बेटे, निस्तापन, और सल्फाइड एस्को का हम क्या करते हैं बेटे, भर्जन। जब कार्बोनेट एस्को का हम निस्तापन करेंगे, ये सल्फाइड एस्को का भर्जन करेंगे, तो ध्यान रखना भर्जन वायु की उपस्थिति में और निस्तापन ध्यान रखना वायु की सीमित मात्रा की उपस्थिति में। भर्जन, भर माने वायु, मतलब एक तरह से मान लो वायु भर जा के, तो भर्जन, ये खासियत है याद रखना, क्योंकि हमें रिएक्शन करनी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ, दोनों ही क्रियाओं में प्राप्त होती है हमें भैया धातु की ऑक्साइड अयस्क, और फिर हम क्या करते हैं धातु की ऑक्साइड अयस्क से क्या कर लेते हैं, धातु का अपचयन कर लेते हैं और बाद में हम क्या कर लेते हैं, धातु का शोधन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मेरी शुद्ध धातु प्राप्त होती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी कौन सी वाली भैया, निम्न अभिक्रियाशील धातु। और निम्न अभिक्रियाशील धातु जो होती हैं ये सल्फाइड एस्को के रूप में होती हैं या फिर ऑक्साइडों के में भी हो सकती हैं। इनका हम क्या करते हैं, भर्जन करते हैं और भर्जन के द्वारा धातु प्राप्त कर लेते हैं और फिर हम करते हैं भैया क्या, इनका परिष्करण, क्या कर लेते हैं, परिष्करण मतलब एक तरह से शोधन
धातुओं का शोधन कर लेते हैं और शोधन के द्वारा हम धातु को शुद्ध रूप से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये पॉइंट तो भाई सबका क्लियर हुआ। तो ये ध्यान रखना, ये बात जरूर ध्यान रखना, पहला टर्म्स में सबसे पहले लेके चलूंगा कौन सा बेटे, उच्च अभिक्रियाशील धातु। कौन सी बेटे, उच्च अभिक्रियाशील धातु। तो सक्रियता श्रेणी में कहाँ आएंगी, सबसे ऊपर आएंगी। कहाँ आएंगी बेटे, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आएंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कर लेता हूँ आपसे, अयस्कों का जो मुझे क्या करना है, धातुओं के निष्कर्षण में सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटे, अयस्कों का सांद्रण करते हैं। क्या करते हैं बेटे, अयस्कों का सांद्रण। और अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है बेटे, ध्यान रखना, जो पृथ्वी से अयस्कों को मतलब खानों से निकाला जाता है या खनित किया जाता है, उन खनित अयस्कों का क्या किया जाता है भैया, सांद्रण किया जाता है। अब सांद्रण करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उनसे क्या करते हैं, उनमें जो गैंग होते हैं, गैंग मतलब समझते हैं, गैंग मतलब लड़ने वाला गैंग नहीं बेटे, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अशुद्धियाँ, बालू, मिट्टी के कण, रेत के कण, बेटे उन अशुद्धियों को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। उस क्रिया को कहते हैं हम अयस्क का सांद्रण। ठीक है बेटा। तो इसमें एक पॉइंट आता है बेटे, मेटलर्जी धातुक्रम। क्या आता है बेटे, धातुक्रम। क्या होता है धातुक्रम, तो मैं कह सकता हूं धातुक्रम का मतलब होता है अयस्क में या अयस्क से भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा शुद्ध धातु का प्राप्त होना, शुद्ध धातु का प्राप्त होना धातु क्रम कहलाता है। क्या है बेटे, धातु क्रम कहलाता है। ठीक है बेटा। तो मैं ये भी कह सकता हूं अयस्कों से भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा शुद्ध धातु की प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु क्रम कहते हैं, ये भी कह देंगे हम। ठीक है ना बेटा, कहलाता है। सही है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं किसकी बेटे, अयस्कों का जो सांद्रण किया जाता है। तो सांद्रण कैसे करते हैं हम लोग, अयस्कों का सांद्रण करने के लिए याद रखना, हमारे पास जो अयस्कें होती हैं बेटे, ये कहाँ से, मृदा के अंदर से जो हमें प्राप्त होती हैं, बड़े बड़े पत्थरों के रूप में प्राप्त होती हैं, बड़े बड़े ढप्पों के रूप में प्राप्त होती है। पहले उन्हें तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद उन्हें स्टंप मिल में डाला जाता है बेटे। उनको मिल में डालकर क्या करते हैं, उनका बारीक चूर्ण बना लिया जाता है। चूर्ण बनाने के बाद फिर हमको कुछ विधियाँ हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं अयस्कों के सांद्रण में, जैसे कि हमारी एक तो है झाग प्लेवन विधि। कौन सी बेटे, झाग प्लेवन विधि। ये क्या करने में काम आती है, अयस्कों का सांद्रण करने में। एक चुंबकीय पृथक्करण विधि है, चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है बेटा, पृथक्करण विधि। ठीक है बेटा। चलिए एक होती है हमारी गुरुत्व पृथक्करण विधि। ठीक है। तो ये विधियां आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, हालांकि यहाँ पर हम जिक्र करें इनका कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इंटर क्लास में फिर से आएंगी। ठीक है, वहाँ पर अच्छे से जानेंगे। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि, झाग प्लेवन विधि। ठीक है बेटा। इन विधियों के द्वारा हम लोग क्या कर लेते हैं, क्या अयस्कों का सांद्रण कर लेते हैं। जब अयस्कों का सांद्रण हो जाता है फिर उन क्या करते हैं, अयस्कों को क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद क्या करते हैं, फिर हम भैया शुरू करते हैं अपनी ये प्रक्रियाएं। ठीक है बेटा। तो जैसे कि हमारे पास मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं, उनको किसके रूप में बेटे, जो कार्बोनेट के अयस्क में होंगे तो उन्हें निस्तापन द्वारा, और सल्फाइड अयस्क होंगे तो भर्जन द्वारा। ठीक है। चलो पहले हम समझ लेते हैं कौन सी बेटे, उच्च अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, इसे तो मैं हटा देता हूँ, एक मिनट। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर उपस्थित धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है बेटा। चलो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर उपस्थित धातुओं का जो निष्कर्षण करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, जरा ध्यान देंगे। तो पहली बात तो मैं कह लेता हूँ, कौन सा वाला पॉइंट चलेगा हमारा बेटे, ये वाला पॉइंट चलेगा, उच्च अभिक्रियाशील धातु। ठीक है बेटा। तो मैं कह सकता हूँ इसमें इस प्रकार की धातुओं
धातुओं की अयस्क से धातुओं को, ठीक है बेटा, विद्युत अपघटन, क्या बेटे, विद्युत अपघटन, ठीक है, विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि हम लोग जान लेते हैं लाइक दिस, हमारे पास क्या है, गलित NaCl, CaCl2, ठीक है, या MgCl2, ठीक है बेटा। अगर हमारे पास क्या है, ये इनमें से कोई सा भी है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके चल रहे हैं लाइक दिस, हमारे पास गलित NaCl है, और NaCl जब एक्वस फॉर्म में होता है बेटे, तो जब मैं इसका आयनन करता हूँ तो ये क्या देता है, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, ठीक है बेटा। अब होता क्या है बेटे, मेरा जो क्लोराइड आयन है ये क्या करता है, जब मैं इसका विद्युत अपघटन करूंगा तो मेरे पास क्या है, ये आयन है, और आयन क्या है बेटे, मेरे पास ये पात्र है, और इस पात्र में मेरे जो इलेक्ट्रोड लगे हैं, क्या लगे हैं बेटे, इलेक्ट्रोड लगे हैं, और इन इलेक्ट्रोड से मैं क्या कर रहा हूँ, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूँ। एक मेरा क्या है बेटे, कैथोड है, समझना, और एक बेटे मेरा क्या है, एनोड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गलित मिश्रण है किसका, लाइक दिस NaCl का, ठीक है बेटा। तो होता क्या है बेटे, होता ये है कि जो मेरा Cl नेगेटिव आयन है ये क्या करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है, Cl2 बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और मेरा सोडियम आयन क्या करता है, तुरंत उन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटे, सोडियम धातु में। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटे, सोडियम धातु में। तो मैं कह सकता हूँ क्या, कि मेरी जो क्रिया हुई है, हमेशा याद रखना बेटे, इलेक्ट्रॉन का जो त्याग होता है वो किस पर होता है, एनोड पर, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कहाँ पर होता है बेटे, हमेशा ध्यान रखेंगे किस पर बेटे, कैथोड पर। किस पर होता है बेटे, कैथोड पर। तो अब हम लोग कह सकते हैं एनोड का है हमारा ये रहा, तो एनोड पर तो हमें कौन सी गैस प्राप्त हो रही है, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर हमारा क्या आ गया है, सोडियम। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटे, सक्रियता श्रेणी में ऊपर उपस्थित धातुओं का क्या कर सकते हैं बेटे, निष्कर्षण कर सकते हैं। मतलब मेरा पहला टर्म्स क्या हुआ यहाँ पर, क्लियर हो गया, और इससे जो मुझे प्राप्त होगी केवल शुद्ध धातु ही प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें कोई इम्प्योरिटी है ही नहीं। इम्प्योरिटी होने की तो कंडीशन बचती ही नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा बात है, क्लोरीन गैस है, और गैस क्या हो जाएगी भैया, मुक्त हो जाएगी, मतलब आई मीन फ्री हो जाएगी, और बचेगा क्या, सोडियम धातु बचेगी, और धातु तुम्हें पता ही है नीचे बैठ जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ बेटे किसकी, सेकंड वाला पॉइंट मेरा क्या आता है। चलिए ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब हम लेके चलते हैं कौन से बेटे, मध्यम अभिक्रियाशील। तो आप लोग इसे नोट करो जरा, मुझे सारा ही रफ करना पड़ेगा ये। चलिए बेटा, अब हमें क्या जानना है बेटे, मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो है उनमें सबसे पहली बात आती है हमारे पास कार्बोनेट। कार्बोनेट अयस्कों का जो हम करेंगे किसके द्वारा करेंगे बेटे, निस्तापन के द्वारा, और सल्फाइड अयस्कों का किसके द्वारा करेंगे, भर्जन के द्वारा, ठीक है बेटा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए बेटे भर्जन क्या होता है और निस्तापन क्या होता है। तो बेटे डेफिनेशन यहीं से बन जाती है बेटे। तो मेरी हेडिंग होगी क्या बेटे, भर्जन, क्या होगी स्केच बेटे मेरी, भर्जन होगी, और भर्जन पहले मैं बताऊंगा, फिर निस्तापन। बेटे इसमें क्या आ रहा है, सल्फाइड अयस्क आ रहा है, तो मैं सीधा कहूंगा बेटे सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर, ध्यान रखना बेटे, मतलब इतने उच्च ताप पर गर्म करेंगे ताकि वो पिघले ना, बस अशुद्धियां अलग हो जाएं, ठीक है ना। वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर, क्या करने पर बेटे, गर्म करने पर ऑक्साइड अयस्कों का प्राप्त होना, ठीक है बेटा, ऑक्साइड अयस्कों का प्राप्त होना, ठीक है बेटा, भर्जन कहलाता है।
क्या कहलाता है भैया? भर्जन कहलाता है। ठीक है बेटे। अब एक बात पर जरूर ध्यान देंगे कि जो हमारा भर्जन है, तो ध्यान देंगे भर्जन में हम कौन से अयस्क ले रहे हैं? सल्फाइड अयस्क ले रहे हैं, जिंक सल्फाइड का। ठीक है बेटा, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिंक सल्फाइड ZnS। तो जिंक सल्फाइड में हम क्या करेंगे बेटे? जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में क्या करेंगे? सीधा गर्म करेंगे, तो बताओ क्या प्राप्त हो जाएगा? ZnO और प्लस रिमूव होगा SO2। ठीक है बेटा, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आती है, मैंने सबको सिखा दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब अगला टर्म्स हमारा क्या आता है बेटे? निस्तापन। निस्तापन का मतलब क्या होता है? इंपोर्टेंट अभिक्रिया, ध्यान रखना बेटे, एग्जाम में जरूर पूछी जाती है ये, बोर्ड एग्जाम में। निस्तापन, ठीक है बेटा। तो मैं कह सकता हूं बेटे, कार्बोनेट अयस्कों को वायु की सीमित मात्रा की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड अयस्कों का प्राप्त होना निस्तापन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे? निस्तापन कहलाता है। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए जिंक कार्बोनेट, इसको हमने सीधा गर्म किया है बेटे, तो ZnO और रिमूव क्या हो जाएगी यहाँ से? CO2। ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्या आता है? अब हमारा ये टर्म्स क्लियर हो जाता है। क्या बेटे? ऑक्साइड अयस्क प्राप्त हो गई हमें, यहाँ भी जिंक ऑक्साइड और यहाँ भी जिंक ऑक्साइड। तो हम क्या कह सकते हैं बेटे यहाँ से कि अब ऑक्साइड अयस्कों का क्या करेंगे? सीधा हम अपचयन करेंगे। क्या करेंगे बेटे? अपचयन। ठीक है। तो अपचयन का मतलब क्या होता है बेटे? कि हमारे पास जो अयस्क हैं, कौन सी बेटे? ऑक्साइड अयस्क। तो मैं कह सकता हूं ऑक्साइड अयस्कों को कोई अपचायक, ब्रैकेट में लिख लेंगे कार्बन, या कोक भी बोल देते हैं इसे, आदि मिलाकर धातु का प्राप्त होना अपचयन कहलाता है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड, क्या मिला रहे हैं? कार्बन मिला रहे हैं बेटे। तो जिंक ऑक्साइड में कोक या कार्बन मिलाने पर जिंक धातु प्राप्त होगी, रिमूव क्या होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बेटे। ओ बराबर का बनाएंगे बेटे, छोटा नहीं बनाएंगे, छोटा बनाएंगे तो कोबाल्ट हो सकता है। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गई? जिंक धातु प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से हमने अपचयन भी क्लियर कर लिया है। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना बेटे, कुछ धातु ऐसे भी होती हैं जो क्या करती हैं? विस्थापन का कार्य करती हैं। लेकिन विस्थापन के कार्य के साथ साथ वो स्वयं किसका कार्य करती हैं बेटे? अपचायक का कार्य करती हैं। और अपचायक का कार्य करने के कारण अब होती क्या है? विस्थापन अभिक्रियाओं के साथ साथ वहाँ पर ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। अब ऊष्मा उत्सर्जित होने पर होता क्या है बेटे कि वहाँ पर जो धातु हमें प्राप्त होती है उस विस्थापन अभिक्रिया में, धातु जो प्राप्त होती है उसमें अधिक क्रियाशील क्या करती है? कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। लेकिन जो ऊष्मा ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर क्या होती है? उत्सर्जित होती है। उसी के कारण होता क्या है बेटे
वहाँ पर प्राप्त होने वाली जो धातु होती है बेटे वो गलित अवस्था में प्राप्त होती है, और उस गलित अवस्था में प्राप्त होने वाली धातु का हम उपयोग क्या है किसी न किसी कार्य में कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इसमें ही एक टॉपिक आता है बेटे थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। और थर्मिट रिएक्शन में जो क्या होता है, थर्मिट अभिक्रिया में प्राप्त जो आयरन होता है बेटे गलित आयरन, हम उसका उपयोग किसमें करते हैं, मशीनी पुर्जों या रेल की पटरी आदि को जोड़ने में करते हैं, ठीक है बेटे। तो इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए भाई इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।